लेट्स फाइट बयानबाजी। जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक दलों के बीच नया विवाद शुरू हो गया। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश में आगामी नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा में उर्दू के ज्ञान की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग की। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सहित कई पार्टियों ने भाजपा की मांग का कड़ा विरोध जताया और जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को मिटाने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और नायब तहसीलदार के पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में उर्दू के कामकाजी ज्ञान को हटाने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की। शर्मा का तर्क था कि नायब तहसीलदार के उम्मीदवारों के लिए जम्मू कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक का ज्ञान अनिवार्य करना संवैधानिक सिद्धांतों और प्रशासनिक निष्पक्षता का उल्लंघन करता है और एक अनुचित बाधा उत्पन्न करता है। उन्होंने दावा किया कि इससे जम्मू के उम्मीदवार नुकसान में रहेंगे। इसके ठीक बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने विरोध किया और इसकी आलोचना की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा, उर्दू किसी वर्ग, क्षेत्र या धर्म से जुड़ी नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर में 130 साल से ज्यादा से इस्तेमाल की जाने वाली एक ऐतिहासिक और प्रशासनिक भाषा है। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे को धार्मिक चश्मे से देखना गलत है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भारत के गाजा संघर्ष विराम मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने को लेकर बड़ा बयान दिया। मुंबई के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि चाहे इंदिरा गांधी का युग रहा हो या नेहरू का या उसके बाद का दौर, हमेशा भारत की छवि इस मुद्दे पर एक अलग रुख अपनाने और मानवता की रक्षा करने वाले के रूप में रही है। शरद पवार ने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र में इस विषय पर प्रस्ताव रखा गया। जब कट्टरपंथियों के खिलाफ स्टैंड लेना जरूरी था, तब भारत ने तटस्थता स्वीकार की। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आज देश का नेतृत्व नीतियों के मामले में स्पष्ट नहीं है। इसके कारण दुनिया के एक बड़े वर्ग के मन में भारत के बारे में गलतफहमी पैदा हो रही है। शरद पवार ने कहा कि एनसीपी का कैडर मजबूत है और राजनीतिक असफलताओं के बावजूद संघर्ष करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से स्थानीय निकायों के आगामी चुनावों के लिए कमर कसने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी के स्थानीय नेता तय करेंगे कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगे या सहयोगियों के साथ। ईरान और इजराइल के बीच जंग लगातार जारी है। ये युद्ध कब थमेगा ये कोई नहीं जानता। दोनों ओर से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि इजराइल पर बमबारी अभी और होगी और ईरान के झुकने का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इजराइल की रिफाइनरी और आर्थिक ढांचे पर हमने बम गिराए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम आत्मरक्षा कर रहे हैं और इजराइल के उग्रवाद का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल ने पहले हमला किया और उकसाया, ये अमेरिका के सहयोग से किया गया है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अधिकारी समझ लें और भाजपा भी भ्रम में न रहे, सत्ता स्थायी नहीं है, सत्ता बदलती रहती है। एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी बदले के आग में बुरी तरह से अंधी हो चुकी है। अब पार्टी कार्यालय को भी निशाना बना के उसको भी ईडी के माध्यम से सीज कर दिया गया है। तो ये इस भ्रम में है कि इनकी सरकार हमेशा बनी रहेगी। पार्टी कार्यालय को भी, जबकि मलकीत गेंदू जो हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट के, वो जाके ईडी को पूरा बयान भी दे चुके हैं, पूरे दस्तावेज दे चुके हैं। उसके बाद भी उसे सील कर दिया गया है। कि पहली बार हुआ है कि पार्टी कार्यालय को सील किया गया है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन अधिकारियों से भी मैं कहना चाहूँगा और कि इतना दबाव में मत काम करिए, क्योंकि सत्ता बदलते देर नहीं लगती। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब एक उंगली सामने तरफ करती, 3 उंगली उनके तरफ उठती है। इस बात को ध्यान में रखें। रविवार दोपहर 3:30 बजे महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावल तहसील के कुंडमाला गांव के पास इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया। अधिकारियों के मुताबिक इसमें 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 18 घायल हैं। एनडीआरएफ टीम ने 51 लोगों का रेस्क्यू किया। इससे पहले हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे विधायक सुनील शेलके ने दावा किया था कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सीएम देवेंद्र फडणवीस और पुणे जोन के डीसीपी ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की।
राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, पुणे में इंद्रायणी नदी पर पुल टूटने की वजह से कई लोगों के डूबने की खबर अत्यंत दुखद है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और जो लोग अब भी लापता हैं उनकी सकुशलता की आशा करता हूं। प्रशासन से अपील है कि पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य किए जाएं। ईरान पर इजराइल की हालिया बमबारी और निशाना बनाकर की गई हत्याओं की कांग्रेस ने निंदा की है। विपक्षी पार्टी ने कहा कि ईरान की संप्रभुता पर हमला और इसके अधिकारों का उल्लंघन अस्थिरता को बढ़ाएगा और भावी संघर्ष के बीज बोएगा। कांग्रेस ने कहा कि भारत को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और तनाव को कम करने और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध हर कूटनीतिक माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईरान पर इजराइल की हालिया बमबारी और निशाना बनाकर हत्याएं किए जाने की स्पष्ट रूप से निंदा करती है। ये एक खतरनाक उकसावे की कार्रवाई है जिसके गंभीर वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। रमेश ने कहा, कांग्रेस पार्टी का दृढ़ विश्वास है कि हिंसा के बजाय कूटनीति, संवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही आगे बढ़ने का एकमात्र स्थायी मार्ग है। उन्होंने कहा कि आक्रामकता तुरंत समाप्त होनी चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि भारत के ईरान के साथ लंबे समय से सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। हाल के दशकों में इजराइल के साथ रणनीतिक संबंध भी विकसित हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये विशिष्ट स्थिति भारत को तनाव कम करने और शांति स्थापित करने की नैतिक जिम्मेदारी प्रदान करती है। तेलंगाना के बसारा में गोदावरी नदी में डूबने से राजस्थान के 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, तेलंगाना के बसारा में गोदावरी नदी में डूबने से पाली के 4 और नागौर के 1 व्यक्ति की मृत्यु बेहद दुखद है। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। सभी से अपील है कि बारिश के मौसम में तालाबों के पास जाना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए ऐसे स्थान पर जाने से बचें। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को एक समर्पित जमाई आयोग बना देना चाहिए ताकि सभी के दामादों को एडजस्ट किया जा सके। एक स्पेशल अरेंजमेंट आयोग भी बना देना चाहिए। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि हाल में गठित हुए आयोगों में एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के रिश्तेदारों को जगह दी गई है। तेजस्वी ने कहा कि क्या जेडीयू और भाजपा में कोई पढ़ी लिखी महिला कार्यकर्ता नहीं थी जो एक रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया। तेजस्वी यादव ने दामाद आयोग का तंज कसकर सरकार पर हमला बोला तो जेडीयू की ओर से भी पलटवार किया गया। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने सरकार के फैसले को सही बताते हुए अपने दामाद को बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद के सदस्य बनाए जाने और पूर्व आईएएस दीपक कुमार की पत्नी रश्मि रेखा सिन्हा को बिहार महिला आयोग का सदस्य बनाने के पीछे की वजह भी बताई। दरअसल सायन कुणाल को बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद का सदस्य बनाया गया है। वहीं रश्मि रेखा सिंह को बिहार महिला आयोग का सदस्य बनाए जाने के फैसले पर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं। झारखंड में आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने डीजीपी अनुराग गुप्ता के मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन को घेरते हुए कहा, डीजीपी अनुराग गुप्ता अब न अखिल भारतीय सेवा में हैं, न सस्पेंड हो सकते हैं, न उन पर कोई विभागीय कार्रवाई लागू होती है, ना तो उन्हें वेतन मिल रहा है कि सीएम उनका वेतन रोक सकते हैं। लेकिन पुलिस विभाग के सारे तुगलकी आदेश वही दे रहे हैं। सिपाहियों तक की ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे ले देकर हो रही है पता कर लीजिए। कोई नहीं बताए तो हमें कॉल करिएगा, विस्तार से सब बता देंगे। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि ये बात आपको कैसे समझ में नहीं आ रही मुख्यमंत्री जी? आपकी चुप्पी और बेबसी क्या दर्शाती है? या तो आपको पता नहीं, या आप पूरी तरह अयोग्य हैं, या फिर आपको सब पता है कि इस हालात के लिए आप स्वयं दोषी हैं। ये कौन नहीं जानता कि झारखंड के कुछ बेलगाम अफसर अब संविधान से नहीं सत्ता के साथ नेटवर्क से चलते हैं। उमर अब्दुल्ला ने ईरान में फंसे करीब 1300 कश्मीरी छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए जमीनी स्तर पर अभियान चलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने परिजनों से संयम बरतने की अपील की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार एक अभियान चला रही है, इसकी तैयारी की जा रही है। उन्होंने छात्रों के परिजनों से सरकार के अगले कदम का इंतजार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से उनका संपर्क बना हुआ है और वे तेहरान, शिराज और कोम सहित अन्य प्रभावित शहरों में छात्रों की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.